Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the biology learning option. So today's the topic of discussion is the laws of heredity. So Mendelian has discovered these laws. These laws are basically a base of genetics field. Furthermore, we will discuss that the hybrid, monohybrid, and dihybrid cross. First of all, we will discuss that what is inheritance. Inheritance can be defined as the process of how a child receives genetic information from the parent. अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो इनहेरिटेंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई चाइल्ड अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से रिसीव करता है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री में क्या आता है? सो इट वाज ओनली ड्यूरिंग द मिड 19th century that people started to understand inheritance in a proper way. This understanding of inheritance was made possible by a scientist named Gregor Mendel, who formulated certain laws to understand inheritance, now as Mendel's laws of inheritance. 19th सेंचुरी के मिड में लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया एक प्रॉपर वे में। इनहेरिटेंस की जो स्टडी थी वो ग्रेगर मेंडल के बाद, उसकी डिस्कवरीज़ के बाद ज़्यादा पॉसिबल हो गया कि हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो ग्रेगर मेंडल ने हमारे पास कुछ ऐसे सर्टेन लॉज दिए जिनको हमने क्या नाम दे दिया, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। Why was pea plant selected for Mendel's experiments? He selected a pea plant for his experiment for the following reasons. Number one, the pea plant can be easily grown and maintained. Number two, they are naturally self-pollinated but can also be cross-pollinated. Number three, it is an annual plant. Therefore, many generations can be studied within a short period of time. It has several contrasting characters. मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? उसकी कुछ हमारे पास रीजंस हैं। जो पहली रीज़न है वो ये है कि हम पी प्लांट को बहुत इजीली ग्रो करवा सकते हैं और उसको मेंटेन रख सकते हैं। नंबर टू, जो पी प्लांट है वो हमारे पास नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है, ठीक है, इसके साथ साथ क्रॉस पॉलिनेटेड भी है। ये एक एनुअल प्लांट है हमारे पास, इसीलिए कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा जनरेशन्स को हम स्टडी कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। पी प्लांट के जो सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास डिपेंड करते हैं सीड पे, फ्लावर पे, पॉड पे और स्टेम पे। दो तरह के प्लांट्स, एक राउंड शेप में, एक रिंकल शेप में, ठीक है, उनकी फॉर्म्स हैं राउंड और रिंकल। जो राउंड है हमारे पास वो येलो कलर में आते हैं, इसके साथ साथ उनके जो फ्लावर हैं उसका कलर वाइट है। जो पॉड है उसकी वो हमारे पास फुल होती है फॉर्म में जब, तो उसका कलर ग्रीन होता है, और जब वो येलो फॉर्म में होती है तो वो कुछ इस तरह से आती है। इसके साथ साथ एक्सेल पॉड्स और फ्लावर अलॉन्ग विद, और इसका साइज़ जो है वो क्या होता है 6 to 7 फीट। तो जो रिंकल प्लांट होते हैं उनका कलर क्या है, ग्रीन। देयर फ्लावर कलर इज़ वायलेट, देयर पॉड इज़ कंस्ट्रिक्टेड एंड ग्रीन, देयर टर्मिनल पॉड्स एंड फ्लावर्स आर एट टॉप and they are short. Their stem is short. Monohybrid cross. In this experiment, Mendel took two pea plants of opposite traits, one short and one tall, and crossed them. He found that the first generation offsprings were tall and called it F1 progeny. Then he crossed F1 progeny and obtained both tall and short plants to be in ratio 3:1. To know more about his experiment, Mendel even conducted this experiment with other contrasting traits like green peas with yellow peas, round with wrinkle, etc. In all these cases, he found that the results were similar. From this, he formulated the laws of segregation and dominance. इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने दो पी प्लांट लिए, दोनों ऑपोजिट ट्रेड्स थे, एक शॉर्ट था और एक हमारे पास टॉल था। उसने दोनों को क्रॉस करवाया। इससे मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स की आती है वो क्या आती है, टॉल आती है, और उसने इसको F1 प्रोजेनी बोल दिया। अब उसने क्या किया, जो F1 प्रोजेनी आया उसको सेल्फ पॉलिनेट करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया, और फिर उसने क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया कि जो हमारे पास टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स थे दोनों 3:1 में थे, ठीक है। इसके साथ साथ मेंडल ने क्या किया कि कुछ और अदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, जैसे ग्रीन पीस थे उनको येलो पीस से क्रॉस करवाया, फिर उसने राउंड को रिंकल से क्रॉस करवाया, और जितने भी केसेस थे उसमें सेम उसने रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए। तो इससे उसने क्या कंक्लूड किया, उसने कहा कि ये हमारे पास लॉज ऑफ सेग्रीगेशन और डोमिनेंस हैं। Dihybrid cross. In a dihybrid cross experiment, Mendel considered two traits, each having two alleles. He crossed wrinkled green seed and round yellow seeds, and observed that all the first generation progeny were round yellow. This means that dominant traits were the round shape and yellow color. He then self-pollinated the F1 progeny and obtained four different traits, round yellow, round green, wrinkled yellow, and wrinkled green seeds in the ratio 9:3:3:1. मोनोहाइब्रिड में मेंडल ने सिर्फ एक ट्रेट को डिस्कस किया था, लेकिन डाई हाइब्रिड में मोनो ने दो ट्रेट्स को कंसीडर किया जिनके पास दो एलील्स थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रिंकल ग्रीन सीड को राउंड येलो सीड के साथ क्रॉस करवाया,
और जो फर्स्ट प्रोजेनी आई वो क्या आई हमारे पास, राउंड येलो आई। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं हमारे पास वो राउंड शेप और येलो कलर में आए हैं। इसके बाद F1 प्रोजेनी को सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया, जिसके रिजल्ट में हमारे पास 4 डिफरेंट ट्रेड्स आए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। ये जो रेशियो थी वो हमारे पास 9:3:1 के हिसाब से आई है। पी जनरेशन हमारे पास पेरेंट जनरेशन है, जिसमें हमने राउंड येलो सीड को क्रॉस करवाया है रिंकल ग्रीन सीड के साथ। F1 जनरेशन हमारे पास आ गई। अब फिर हमने क्या किया, F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करवाया। सेल्फ पॉलिनेट करवाने के बाद हमारे पास F2 जनरेशन जो फिनोटाइप आई है वो 9:3:3:1 आई है। मीन्स यहाँ पर जो 9 है हमारे पास वो हमारे पास क्या आए हैं, राउंड येलो। 3 हमारे पास राउंड ग्रीन आए हैं सीड्स, और जो हमारे पास येलो 3 है वो क्या है, रिंकल येलो। और जो एक है वो हमारे पास क्या है, wrinkled green. The genetic makeup of the plant is known as genotype. On the contrary, the physical appearance of the plant is known as phenotype. प्लांट के जेनेटिक मेकअप को हम बोलते हैं जीनोटाइप, और जो फिजिकल अपीयरेंस होती है प्लांट की उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। द जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इन पेयर्स नाउन एज एलील्स। पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स में जीन्स ट्रांसफर होती हैं पेयर्स की फॉर्म में, उनको हम एलील कहते हैं। During gametogenesis, when the chromosomes are half, there is a 50% chance of one of the two alleles to fuse with the allele of the gamete of the other parent. गैमेटोजेनेसिस के दौरान जब क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं तो वहाँ पर 50% चांस होता है कि दोनों एलील्स में से एक जो है फ्यूज़ हो जाए पेरेंट की गैमीट के एलील के साथ। When the alleles are same, they are known as homozygous alleles, and when the alleles are different, they are known as heterozygous alleles. तब जो एलील्स जो होती हैं हमारे पास सेम, उनको हम होमोजाइगस बोलते हैं, और जो एलील्स हमारे पास डिफरेंट होती हैं उनको हेट्रोजाइगस एलील्स बोलते हैं। Now we will discuss the Mendel's laws. The two experiments lead to the formulation of Mendel's laws. Laws of inheritance, which are laws of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Law of dominance. This is also called Mendel's first law of inheritance. According to the law of dominance, hybrid offspring will only inherit the dominant trait in the phenotype. The alleles that are suppressed are called the recessive traits, while the alleles that determine the trait are known as the dominant traits. लॉ ऑफ डोमिनेंस को मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है वो सिर्फ डोमिनेंट ट्रे को फिनोटाइप में इनहेरिट करते हैं। इसके अलावा जो एलील्स सप्रेस हो जाती हैं उनको हम रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं, और वो एलील्स जो कि ट्रेट के फेट को डिटर्मिन करते हैं उनको हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ gametes, two copies of each hereditary vector segregate so that offspring acquire one vector from each parent. In other words, allele alternative form of the gene pairs segregate during the formation of gamete and reunite randomly during fertilization. This is also known as Mendel's third law of inheritance. गैमीट्स की प्रोडक्शन के दौरान हमारे पास ईच हेरिडिटरी फैक्टर से एक एक कॉपी जो है सेग्रीगेट होती है, और वो जो कॉपी है वो क्या जहाँ कहाँ जाती है हमारे पास, ऑफस्प्रिंग्स के पास जाती है। ठीक है, वहाँ से ऑफस्प्रिंग्स एक्वायर करते हैं एक एक कॉपी को, एक एक फैक्टर को। अगर हम एलील पेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास गैमीट की फॉर्मेशन के दौरान एलील पेयर्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पर जाकर रीयूनाइट हो जाते हैं रेंडमली। इसको हम मेंडल्स का थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट इज ऑल्सो नॉन एज मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. The law of independent assortment states that a pair of traits segregate independently of another pair during gamete formation. As the individual heredity factors assort independently, different traits get equal opportunity to occur together. इस लॉ को मेंडल्स का सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास ट्रेड्स का एक पेयर है वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर दूसरे से सेपरेट हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये जो फैक्टर्स हैं ये हो तो इंडिपेंडेंटली रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एक साथ अकर होने के लिए। So here are some frequently asked questions that are related to inheritance topic or the Mendelian law of inheritance or hybrid or monohybrid or dihybrid cross. So question number 1 is, what are the three laws of inheritance proposed by Mendel? The three laws of inheritance proposed by Mendel include law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. Question number 2 is, which is the universally accepted law of inheritance? Law of segregation is the universally accepted law of inheritance. It is the only law without any exceptions. It states that each trait consists of two alleles which segregate during the formation of gametes, and one allele from each parent combines during the fertilization process. Question number 3 is, why is the law of segregation known as the law of purity of gametes? So the answer is,
The law of segregation is known as the law of purity of gametes because a gamete carries only a recessive or a dominant allele but not both the alleles. Why was the pea plant used in Mendel's experiments? Mendel picked pea plants in his experiments because the pea plant has different observable traits. It can be grown easily in large numbers and its reproduction can be manipulated. Also, pea has both male and female reproductive organs, so they can self pollinate as well as cross pollinate. What was the main aim of Mendel's experiment? So, the main aim of Mendel's experiment was to determine whether the traits would always be recessive, whether traits affect each other as they are inherited, whether the traits could be transformed by DNA. Thank you for watching this video. Hope so you would like the video and it will be helpful for you. Don't forget to subscribe and share the video.